आज हम बताएंगे आप लोग को अवकाश नियम के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। अवकाश नियम को हम इंग्लिश में लीव रूल भी कहते हैं। रेल कर्मचारियों द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के अवकाश लिए जा सकते हैं, जो कि रेलवे कर्मचारी अवकाश नियम 1949 के अंतर्गत आते हैं। अवकाश किसी भी कर्मचारियों का अधिकार नहीं है, इसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो रेल कर्मचारी अवकाश लेते हैं वह जो नियम 1949 के अंतर्गत आता है, अवकाश नियम के अंतर्गत। अवकाश नियम कर्मचारी का अधिकार नहीं है, इसको कर्मचारी को जो छुट्टी डिमांड करते हैं उससे स्वीकृत या अस्वीकृत भी किया जा सकता है। तो आइए हम पहला नंबर में देखते हैं औसत अर्जित अवकाश। अस्थाई या अस्थाई रेलवे कर्मचारी रेलवे स्कूल के अध्यापकों को छोड़कर एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की औसत वेतन की छुट्टी पाने के हकदार हैं। यह छुट्टी वर्ष में 2 किस्तों में कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है। हर कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15 अवकाश जमा होती है। पिछली छमाही तक जितनी छुट्टियां जमा होती है उनको भी अगली छमाही में ले जाया जाता है। दिनांक 1/7/1996 से कुल जमा छुट्टी अब 240 से बढ़ाकर 300 दिन हो गई है। जो रेल कर्मचारी नई नौकरी में आए हो, सेवामुक्त हो रहे हो, नौकरी से हटाए जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, उनके लिए छुट्टी की गणना पूरे कैलेंडर वर्ष में से 2.5 दिन के हिसाब से की जाती है। किसी कर्मचारी के खाते में 258 दिन से 300 दिन तक की छुट्टियां जमा होने के बाद अगली छमाही में 15 दिन की छुट्टियां अलग से जमा की जाती है। एक बार में अधिकतम 180 दिन की छुट्टियां दी जा सकती है। पिछली 6 महीने में ली गई असाधारण छुट्टियां या अकाद दिनों का 1/10 भाग 15 दिन की अग्रिम छुट्टी से कम करके जमा किया जाएगा। यह कमी अधिकतम 15 दिन हो सकती है। आगे है 2 नंबर का अर्ध वेतन अवकाश। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीव ऑन हाफ एवरेज पे। एक वर्ष में 20 दिन की आधी वेतन की छुट्टी दी जाती है। इसे भी छुट्टी खाते में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन जमा किया जाता है। वर्ष में हुई नियुक्ति या सेवा मुक्ति की सूरत में एक महीने में 5/3 दिन के हिसाब से गणना करके छुट्टी जोड़ी जाती है। यह एक बार में 24 मास तक ली जा सकती है। इसे निजी कार्य या मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर लिया जा सकता है। सेवा का 1 वर्ष पूरा करने के बाद वाले दिन पर छुट्टी पर होने पर भी ड्यूटी पर वापस आए बिना ही उपयुक्त छुट्टी का हक बन जाता है। पिछले 6 महीने में ली गई असाधारण छुट्टी या अकार्य दिनों का 1/18 भाग 10 दिन की अग्रिम छुट्टी से कम करके जमा किया जाएगा। यह कमी अधिकतम 10 दिन हो सकती है। आगे है 3 नंबर का विशेष अशक्तता अवकाश स्पेशल डिजेबिलिटी लीव। यह अवकाश रेल कर्मचारी अस्थायी या अस्थायी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित को स्वीकृत की जा सकती है, जो अपनी पदीय स्थिति के कारण शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते हैं। यह छुट्टी प्राधिकृत मेडिकल अफसर द्वारा प्रमाणित अवधि के लिए ही होगी, परंतु एक अशक्तता के लिए 24 माह तक सीमित रहेगी तथा इसे छुट्टी के रूप में गिना जाएगा। कर्मचारियों को इस अवकाश के प्रथम 120 दिनों तक अवकाश वेतन औसत अर्जित वेतन अवकाश के एवज में देय वेतन के बराबर होगा तथा शेष अवधि के लिए अर्ध औसत अर्जित वेतन अवकाश के बराबर होगा। इस अवकाश को किसी भी अन्य अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है। यदि कर्मचारी श्रमिकों के हर जाने के कानून से संचित हो तो ऐसी दशा में इस नियम के अंतर्गत देय अवकाश वेतन में से उसी भुगतान की गई पाक्षिक हर्जाने की राशि को कम कर दिया जाएगा। आगे है 4 नंबर में असाधारण अवकाश। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब नियमों द्वारा अन्य अवकाश देय न हो अथवा अन्य प्रकार के अवकाश देय होने के बावजूद जब कर्मचारी असाधारण अवकाश
की स्वीकृति के लिए लिखित रूप से अनुरोध करे तथा सक्षम अधिकारी कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है। असाधारण अवकाश अवकाश खाते में से काटा नहीं जाता है। असाधारण अवकाश के दौरान कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता है। सक्षम प्राधिकारी आकस्मिक अवकाश को छोड़कर जो उसे दे हो अन्य अवकाश की निरंतरता में अथवा उसके साथ असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है अथवा बिना अवकाश अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में बीती हुई अवधि से परिवर्तित की जा सकती है, चाहे कर्मचारी ने आवेदन किया है अथवा नहीं। अस्थायी कर्मचारी के मामले में असाधारण अवकाश एक बार में 5 वर्षों तक के लिए स्वीकृत की जा सकता है। 5 साल की इस सीमा में अन्य अवकाश भी, यदि कोई हो, सम्मिलित हो। अस्थायी कर्मचारी को भी असाधारण अवकाश निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है। पहला नंबर में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके बिना 3 माह तक। दूसरा नंबर में सामान्य अवस्था के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र 6 महीनों तक। तीसरा नंबर में कैंसर, मानसिक बीमारी, क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र तक 18 महीना तक। आगे 5 नंबर में अस्पतालीय छुट्टी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्पिटल लीव। यह अवकाश बीमारी अथवा चोटों के इलाज के लिए राजपत्रित अधिकारी के अलावा अन्य रेल कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है। यदि ऐसी बीमारी अथवा चोट सरकारी कार्य के दौरान प्रत्यक्ष जोखिम भरे कार्य के कारण हुई है, यह अवकाश प्राधिकृत मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। चिकित्सकीय अवकाश उस अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है जिसे स्वीकृत दाता अधिकारी अवकाश वेतन पर देना आवश्यक समझे। पहले 120 दिनों तक उस अवकाश वेतन के बराबर जो कर्मचारी ने औसत अर्जित अवकाश पर रहने पर मिलता तथा शेष अवधि के लिए अर्ध वेतन अवकाश के बराबर वेतन अवकाश पर। चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत करने की महाप्रबंधक की शक्तियां असीमित हैं। चिकित्सकीय छुट्टी को कर्मचारी के अवकाश खाते में से काटा नहीं जाएगा तथा इसे किसी भी छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है जो स्वीकृत हो, बेशर्त इस अवकाश की संपूर्ण अवधि अन्य अवकाश को मिलने के बाद 28 माह से ऊपर न होने पाए। ड्यूटी पर घायल प्रशिक्षु भी चिकित्सकीय अवकाश के हकदार हैं। आगे है अनर्जित छुट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। जब कर्मचारी के खाते में से किसी प्रकार का कोई छुट्टी बाकी नहीं रहता है तो कर्मचारी के लिखित आवेदन करने पर और सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि कर्मचारी भविष्य में यह छुट्टी अर्जित करेगा तो अनर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह छुट्टी पूरे सेवा काल में डॉक्टरी प्रमाण पत्र देने पर 360 दिन स्वीकृत किया जा सकता है। कर्मचारी के आधे वेतन की छुट्टी के खाते में से भविष्य में वह जो छुट्टी अर्जित करेगा उसके नामे लिखा जाएगा। यदि कर्मचारी काम पर लौट आए और उसके बाद इस्तीफा दे दे या सेवामुक्ति ले ले तो जितना छुट्टी उसने अर्जित नहीं की उसके बराबर की छुट्टी वेतन की रकम से वापस करनी होगी। आगे है 7 नंबर में प्रसूति छुट्टी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनिटी लीव। एक महिला रेल कर्मचारी को सक्षम अधिकारी 180 दिन की प्रसूति अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यह लाभ 2 बच्चों तक ही दिया जाएगा। इस छुट्टी के दौरान वेतन उस वेतन के बराबर होती है जो कर्मचारी को छुट्टी से पहले मिल रहा है। प्रसूति छुट्टी के साथ कोई दूसरी छुट्टी भी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 2 साल की अवधि तक दिया जा सकता है। गर्भपात की अवस्था में 6 सप्ताह का प्रसूति अवकाश छुट्टी के प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टरी प्रमाण पत्र पर स्वीकृत किया जा सकता है। अविवाहित महिला कर्मचारी को भी यह छुट्टी दी जा सकती है।
महिला कैजुअल लेबर जिसे अस्थायी दर्जा मिल गया हो, किसी भी तरह का गर्भपात भले ही उसने खुद कराया हो, गर्भपात की सुविधा के लिए माना जाएगा। आगे है 8 नंबर में बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड एडॉप्शन लीव। नैसर्गिक माताओं को स्वीकार मातृत्व अवकाश के समान 2 से कम जीवित संतानों वाली रेणुकर्मी बाल दत्तक ग्रहण करने वाली महिलाओं को 1 वर्ष से आयु तक के शिशु को गोद लेने पर बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी 180 दिनों तक स्वीकृत की जा सकती है। आगे है 9 नंबर में पैतृत्व अवकाश। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैटर्निटी लीव। पुरुष कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों अपनी पत्नी की प्रसव की अवधि के दौरान अथवा बच्चा पैदा होने के तारीख से 15 दिन पहले अथवा 6 महीना की अवधि तक 15 दिन की पैतृत्व अवकाश पा सकेंगे। यह उनके अवकाश खाते से नहीं काटा जा सकेगा और किसी दूसरी छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकेगा। प्रसूति छुट्टी की तरह पैतृत्व और छुट्टी की मंजूरी भी केवल 1 बार ही दी जाएगी। पुरुष कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हो या 1 वर्ष के आयु तक के शिशु को गोद लेने पर 15 दिन का पैतृत्व अवकाश पा सकेंगे। यह छुट्टी दत्तक ग्रहण की तारीख से 6 महीने के भीतर ली जा सकती है। आगे है 10 नंबर में बच्चे की देखभाल की छुट्टी जिसको हमको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। नाबालिग 2 बच्चों की देखभाल के लिए समूची सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष की छुट्टी दी जा सकती है। यह ज़रूरत उन्हें पालने के लिए या परीक्षा बीमारी आदि के दौरान हो सकती है। 18 साल या अधिक के आयु बच्चों के लिए यह छुट्टी नहीं मिलेगा। शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग किसी भी उम्र के बच्चों के लिए देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यह अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है, पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। साल में अधिकतम 3 बार एवं एक बार में कम से कम 5 दिन की शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। आगे है 11 नंबर में आकस्मिक छुट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉजल लीव। इसका होता है आकस्मिक छुट्टी एक ऐसी छुट्टी है जो कर्मचारी को अचानक या अनजानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है। इसे तकनीकी तौर पर छुट्टी नहीं माना जाता है और सामान्य रूप से छुट्टी पर लागू नियमों इस पर नहीं लागू होती। यह छुट्टी सभी ग्रुपों के कर्मचारियों को मिलती है। केंद्र सरकार ने 5वें आयोग के सिफारिश पर यह निर्णय लिया कि आकस्मिक छुट्टी 12 दिन से घटाकर 18 दिन कर दिया जाए। यह आदेश 1 जनवरी 1998 से लागू होंगे। जिस वर्ग के कर्मचारियों को 12 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश मिलता तथा उससे भी तदनुसार कमी की जाएगी। जिन्हें पहले 15 दिन के अवकाश मिलता था वे अब 10 दिन के अवकाश पाएंगे। जिन्हें 17 दिन का अवकाश मिलता था अब वे 13 दिन का अवकाश पाएंगे। सार्वजनिक अवकाश शनिवार रविवार को बंदी वाले दिन और साप्ताहिक अवकाशों को यदि वे आकस्मिक अवकाश के लिए दिनों में पड़े अवकाश में नहीं गिना जाता। इन्हें अवकाश के पहले और बाद में भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह हम आपको लीव रूल के बारे में बताएं। धन्यवाद।